मनोज जी, आपकी इस चर्चा में आपका स्वागत है। और रवि सरन राजनीतिक विश्लेषक है। रवि सरन जी, वीआईपी परिवार आज की इस चर्चा में आपका स्वागत कर रहा है। रुख सबसे पहले सीमा डोरा जी आपकी तरफ करना चाहूंगा, और ये भी साथ साथ आपको बताते चले कि उदयपुर में कांग्रेस की नव संकल्प ऐलान जो था उसमें यह भी कहा गया कि भाजपा ने 70 साल में जो कांग्रेस ने जोड़ा था उसका निजीकरण कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बुजुर्गों का, महिलाओं का, गरीबों का, बच्चों का ध्यान रखती है। कांग्रेस पार्टी ने 1942 की अगर हम बात करें, जब गांधी जी ने एक नारा दिया था भारत जोड़ो, तो 2022 में उदयपुर में यही कांग्रेस का नारा है, भारत जोड़ो। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो एक स्वतंत्रता संग्राम की एक खोख से निकली हुई पार्टी है, अपने बड़े बड़े नेताओं को इस देश के अर्पण और कल्पना किया है। हम अगर बात करें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की या स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर इस वक्त 77.50 पर पहुंच गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो सब चीजें जोड़ी थी, भाजपा ने उसका निजीकरण कर दिया। सीधे सीधे आपकी पार्टी पे आरोप। सीमा डोरा जी। भारत जानो अभियान शुरू। भारत को जाना नहीं आपने, भारत की संस्कृति को नहीं जाना, भारत क्या है आपने वो नहीं जाना है। दिल्ली में बैठ के आ गई और यहाँ पर आके राजनीति कर देने से आपने भारत को समझा ही नहीं, भारत की संस्कृति को नहीं समझा, तो आज भारत को जोड़ कैसे सकती है। 70 साल से आपने गुमराह कर दिया। 70 साल से कांग्रेस ने शोषण करा है हिंदुओं का, गुमराह करा है हिंदुओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को। और आप क्या कहते हो आंदोलनकारी इन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। 36,000 आंदोलनकारियों ने अपनी जान देकर, शहादत देकर हिंदुस्तान हमने आजाद करा के दिया, और कहते हैं अहिंसा करें। तो कहां से किस भारत को देख लिया इन्होंने, किस भारत को जोड़ लिया इन्होंने तो तोड़ मरोड़ की राजनीति करी, बहलाने फुसलाने की राजनीति करी। अंग्रेजों ने जो छोड़ के गए थे इन्होंने वो बरकरार रखा आज तक। और आज भी हमारी जो नौजवान, हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग झेल रहे हैं इस चीज को कि हम गुलाम होके रह गए। हम मानसिकता से आज भी गुलाम हैं। हमें पता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में आजाद है, किस चीज से आजाद है। आप अपने मंदिर में नहीं जा सकते, आप अपनी बात नहीं कह सकते, आपके बच्चे स्कूलों में एजुकेशन नहीं पढ़ सकते अपने धर्म की। आप आजाद कहां से हो गए? कौन सा देश आजाद हो गया हमारा? हम आज भी गुलाम है, मानसिकता से हमें गुलाम करके रख दिया। सीमा जी सरकार आपकी है, सीमा जी सरकार आपकी है कि आज भी बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, आज भी मंदिर नहीं जाने दिया जाता, आपकी सरकार है। तभी शुरू कर दिया हमने इतिहास। आप सीबीएसई के उठा के देखेंगे तो इतिहास चेंज कर दिया गया, द ग्रेट मूरल्स हटा दिया गया और आगे भी हटा दिया जाएगा। लेकिन सीमा जी एक प्रश्न यहाँ पे जो जाता है, आईसीएसई स्कूल में आज भी जूलियस सीजर पढ़ाया जाता है। आपने एनसीईआरटी की किताबें जो है सीबीएसई स्कूल में लग रही है, स्टेट बोर्ड में लगा दी, लेकिन बड़े प्रश्न चिन्ह, जूलियस सीजर भारत का इतिहास नहीं है जो आईसीएसई स्कूल में पढ़ाया जाता है। 70 साल हो गया सर सड़ते हुए को, कूड़ा निकलते निकलेगा, इंतजार कर लीजिए जरा। ये कांग्रेस रूपी कूड़ा और कीड़ा जो गंदगी बढ़ गई है हमारे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो फिल्टर का काम करेगी जो लोगों की मानसिकता को खराब कर दिया है, हमारी जनरेशन खराब हो गई है, उसको हमें प्योरिटी पे लेकर आना है। हमारी वो संस्कृति है जो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला रखती है, वो संस्कृति के हम मालिक थे जो हम भूल चुके हैं। उसको याद दिलाना, उसको झंझोर देना है हमने कि हमारी संस्कृति में वापस आओ, हमारे बच्चों को जागृत करना है। वो है हिंदुस्तान, वो है भारत की संस्कृति। बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, सीमा जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस धरती का चरना मत ही राम सेतु का सर्जन करता हो वो पार्टी बीजेपी पार्टी है। आपकी पार्टी सीधे उदयपुर में नव ऐलान करती है। आपकी पार्टी कहती है कि हमने बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। हम कहीं ना कहीं जो जीएसटी है उसको हम किसानों के जो ट्रैक्टर है उसमें हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए बिफोर घोटाला आप ही की सरकार में हुआ था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगस्ता घोटाला आपकी सरकार में हुआ था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुकद्दर घोटाला आपकी सरकार में हुआ, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोयला घोटाला आपकी सरकार में हुआ। मनोज जी। देखिए सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नव संकल्प चिंतन शिविर हमारा स्टार्ट हुआ था उदयपुर में, जिसमें हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट थे माननीय सोनिया गांधी जी ने जब अपना डिक्लेरेशन रखा, जब अपना रिजॉल्व, अपना संकल्प रखा, तो उसका मेन मोटिव ये था दैट रिजॉल्व विल बी द फाउंडेशन वैल्यू फॉर टेकिंग ऑन द पोलराइजिंग एजेंडा ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। क्योंकि उनका मेन मुद्दा ये है सर कि उन्हें सिर्फ राज करना है इस पूरे देश में, इस पूरे भारत में। एक वर्ड कहते हैं हंगर फॉर पावर, कहते हैं ना वो पावर की भूख
जो हमें बीजेपी में देखने को हमेशा मिली है। मैम ने जब अपनी स्टार्टिंग करी तो धर्म को लेकर स्टार्टिंग करी। मैं एक चीज कहते देना चाहता हूं कि सर कांग्रेस पार्टी आज भी वो पार्टी है जिनका मैसेज आज भी क्लियर है, और क्लियर मैसेज उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में दे दिया है कि क्या धर्म को नहीं मानते? आपने कहा धर्म को आपकी पार्टी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और आजादी से पहले जितने भी लोगों ने अपना जान दिया, क्या उसमें से हिंदू ही थे? क्या उसमें मुस्लिम्स नहीं थे सर? क्या उसमें और धर्म के लोग नहीं थे जिन्होंने भारत को आजाद करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है? क्या हम उन्हें ना देख के चले सर? कांग्रेस पार्टी 70 साल से जिस तरीके से आगे बढ़ी है, मैम कहती है प्राइवेटाइज। मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं सर इनको। ये कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप बताइए किडनी बेच दें क्या, हम आंखें बेच दें क्या, तब बनेगा आत्मनिर्भर भारत? मैं आपको देता हूं CSIR R&D लैब्स किसने स्टार्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, जिनका आज भी विजन था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IIT, चाहे मैं IISR की बात करूं, चाहे मैं IIRS की बात करूं, बड़े बड़े जो लैब्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उस जमाने में स्टार्ट किए गए थे, उनका मेन उद्देश्य, मेन विजन यही था, ट्राई टू बिकम ऑल द इंडियंस टू बी आत्मनिर्भर। और आपके टाइम पे आज 16 मई, मैं थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं, 16 मई 2014 को आज आपकी सरकार प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी की फॉर्म में निकल के आएगी। आप बता दीजिए इस 8 साल में आपने क्या अचीवमेंट मिला है? आप सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवीजन के बेसिस पे खेल रहे हैं। आप जो सीड्स बो रही है ना मैम, वो धर्म के नाम पे बोया जा रहा है, एंगर के नाम पे बोया जा रहा है, हेटर्स के नाम पे बोला जा रहा है। और जो हमने संकल्प स्टार्ट किया उसका मेन मोटिव यही है कि इंडिया शुड नेवर सस्टेन एंगर, इंडिया शुड नेवर सस्टेन haters, India not move forward on the basis of division, India only move forward on the basis of brotherhood, on the basis of cohesion. One thing I am to add in this question, that you are saying India, we will not divide the India, but the main question that is Congress party a family party? Because I have seen that maximum time the president from the Congress party is coming from the Gandhi family only. Sir, I will clear it. So पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस इंडियन नेशनलिज्म, सिविल नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सबको साथ में चल के, सारे धर्म को एक साथ आगे चल के बढ़ने की बात की करती है। आते हैं बीजेपी भी सर, आजकल एक नया नेशनलिज्म निकल के आया जिसे कहते हैं सूडो नेशनलिज्म। My question was little bit different. प्रश्न मेरा दूसरा था, आप उत्तर दूसरा दे रहे हैं। सर क्या गांधी परिवारवाद से पार्टी चलती है? जिस तरीके से उन्होंने उदयपुर में ये भी कहा संकल्प ऐलान में कि हम एक परिवार एक टिकट देंगे, लेकिन जब उत्तराखंड की बात होती है, यशपाल आर्य जी और उनके बेटे दोनों को टिकट मिल जाता है। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब से बनी, आजादी के बाद से, जब उनका एक अच्छा फ्यूचर स्टार्ट हुआ, तो काफी सारे चेंजेस नहीं हुए, जिसे देखते हुए, क्योंकि सर अभी आपने देखा कि 5 राज्य में इलेक्शंस हुए और उस बेसिस पे हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, जो कार्यकर्ता जो निराश है, आशा से निराशा की तरफ गई हैं, उन सबको देखते हुए जिस तरह का डिक्लेरेशन सामने रखा गया है कि एक ही फैमिली से एक ही को टिकट दिया जाएगा और दूसरे को टिकट तभी दिया जाएगा जब वो 5 साल के लिए कुछ करेगा उस पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं रवि सरन जी से, लौट के आता हूं आपके पास, बराबर समय दिया जाएगा। रवि सरन जी, देखिए सीमा जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि भाजपा धीरे धीरे गंदगी को साफ कर रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी भी हमारी जो एजुकेशन है वो मैकेनिक की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करती है। कहीं ना कहीं किसी भी देश को अगर बेहतर बनाना है या बुरा बनाना है, तो उसकी अगर बुरा बनाना है तो उसकी संस्कृति, उसकी शिक्षा का हमला किया जाता है, बेहतर बनाना है तो उसकी शिक्षा का सुधारा जाता है। मनोज जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते, कांग्रेस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गई। किस तरीके से इसको पटल पे रखते हैं? आपका पहला प्रश्न पहले लेते हैं कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, हिंदुस्तान में शिक्षा आज के दिन सबसे दयनीय स्थिति में है। जहां तक शिक्षा बच्चों को प्रदान करने की बात है, उत्तराखंड से शुरू करते हैं। 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, किसके शासनकाल में बंद हुए हैं ये सबको मालूम है, इसको कहने की जरूरत नहीं। देखिए लेकिन इस बात को पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं, इसको तो एजुकेशन हब कहा जाता है। क्या केवल गवर्नमेंट स्कूल को या एजुकेशन हब मानते हैं? मैं अपना योगदान दे रहे हैं। करेक्ट, आपने बहुत बढ़िया किया, मैं शायद छोड़ जाता। सर 3000 स्कूल बंद हुए, कितने प्राइवेट खुले? तो अगर हम इस पे जाएंगे डिटेल में तो आपको डीप डाउन डेटा भी दे दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जोर उस तरफ नहीं है। जोर उस तरफ है जहां से कहीं ना कहीं ये लगता है बहुत स्पष्ट रूप से कि पोलराइजेशन किया जा रहा है। हर आदमी ये कहता है धर्मो रक्षित रक्षिता, तो ये नहीं कहता धार्यति इति धर्म। तो ये कहने को तैयार नहीं है कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। धर्म की परिभाषा को एक इस तरह से विकृत कर दिया गया है कि समाज में एक तरह का टूटन शुरू हो गया है।
इसका लाभ किसी पार्टी को मिलेगा, किसी को नुकसान मिलेगा। ऐसा ये नहीं है कि आज ही हुआ है, ये पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के शासन में भी हुआ है, लेकिन जिस पूरी तरह से अब हो रहा है उसका जो परिणाम आएगा वो उचित नहीं है। मैं एक लास्ट बात खत्म कर दूं। जहां तक बात है काम करने की, विकास की और सोच की आगे की कैसे चल रहे हैं, मैं एक छोटा सा डेटा देना चाहूंगा। अभी रशिया ने कहा कि साहब हम आपको तेल दे देंगे 75% पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IOCL को बैन कर दिया कि साहब हम तेल नहीं लेंगे। और तेल लेगा कौन? मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। आपको मैं ये क्यों कह रहा हूं उसको मैं दिला दूं, क्योंकि ये जो तेल डील हो रही है मुकेश अंबानी या किसी भी प्राइवेट प्लेयर की रशिया के थ्रू, वो बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन के नहीं हो रही है। सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि जो सरकारी उपक्रम है उनको किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। और आप स्वयं भी जानते हैं, अगर तेल सस्ता आता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज के पास सस्ता आता, तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहता कि साहब हम तेल महंगा क्यों दे रहे हैं। अब तेल सस्ता आ रहा है, वो प्राइवेट कंपनीज के पास आ रहा है, वो हिंदुस्तान में बेचेगी या बाहर बेचेगी उस पर तो कोई नियंत्रण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुक करना चाहूंगा सीमा जी आपकी तरफ। सीमा जी देखिए, मनोज जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और यही कारण है निजी स्वार्थ की जो है वो कल्पना को लेकर चलती है आगे, क्योंकि तभी आपकी पार्टी से संजीव आर्या जी, यशपाल आर्य जी, हरक सिंह जी टूटते हुए चले गए। और कहीं ना कहीं तुलसीदास जी का ये दोहा भी कहीं ना कहीं कहना के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा यहाँ पे कि उन्होंने क्या कहा था कि निजी स्वार्थ को अगर व्यक्ति छोड़ दे, अगर आप धर्म की बात करते हैं, धर्म की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था कि अस्ति चमरे देमम तासी ऐसी प्रीति वैसी जो होती श्री राम तो होती ना भवभीति। भवभीति अर्थात जो अलगाव हुआ, जो टूटन हुआ है पार्टी में, लगता नहीं कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ लेते हुए लोग आपकी पार्टी से टूट रहे हैं। निजी स्वार्थ, इसका बिल्कुल आप अच्छा सा उदाहरण अगर देना चाहेंगे तो वो है कांग्रेस। निजी स्वार्थ के अलावा इन्होंने कभी कुछ करा ही नहीं। कांग्रेस आज तक दिया क्या है कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस ने गद्दारी ना करी होती तो हमारा देश आज 2 टुकड़ों में बटा ही ना होता, पाकिस्तान बना ही ना होता, क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता गद्दी के कारण, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सत्ता पाने के लिए उन्होंने विभाजित कर दिया देश का। तो पहले स्वार्थ उन्होंने दिखाया। दूसरा स्वार्थ, जब अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान बनाने से पहले, अगर आप देश को टुकड़ों में बांट रहे हो, 2 टुकड़ों में कर रहे हो, तो पूरे के पूरे मुसलमानों को आप पाकिस्तान में कर दीजिए और हिंदू यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इन पे। लेकिन ये लिखा हुआ संविधान में, लेकिन नहीं माने। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर भी मुसलमानों को उधर कर दिया और हिंदुओं को इधर करके फिर भी बांट दिया, वहां पर भी छोड़ दिए हिंदू, यहाँ पर भी छोड़ दिए। लेकिन वहां पर हिंदू था 23%। जब विभाजन हुआ तो 23% हिंदू था और यहाँ पर जो मुसलमान थे उससे तो कई मल्टीपल हो गए मुसलमान, और वहां हिंदू 23% से 1% रह गया। कहां चले गए हिंदू? कहां चले गए हिंदू? कौन सी राजनीति कर गए ये लोग? क्या करा इन्होंने देश के लिए? आज ये कहते हैं कि तुम जागृत कर रहे हो, तुम धर्म निभा रहे हो। अरे धर्म ना निभाए तो क्या करें? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र क्यों भूल रहे हैं ये लोग? उस समय क्यों नहीं इन्होंने घोषित करा हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं उस समय इन्होंने हिंदुस्तान बनाने से पहले क्या देना चाहिए? लोग अपनाते हैं, इनको पता ही नहीं कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या, इनको नहीं पता। ये क्या सिखाएंगे हमारे बच्चों को? आज हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति क्या। बीइंग अ टीचर आई एम टेलिंग यू, बहुत तकलीफ होती है जो हमारे बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा होता। वो कहते हैं द मुगल्स ग्रेट, शेम ऑन अस। जो हम उनको ये पढ़ाते थे कि द मुगल्स ग्रेट। कितनी दुख की बात है कि मुगल्स कब से ग्रेट हो गए, जब उन्होंने पूरा भारत को भ्रष्ट करके उन्होंने सारी मंदिरों को। एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं सीमा जी में मनोज जी से। मनोज जी देखिए, यहाँ पे एक चीज सीमा जी ने कही कि मुगल द ग्रेट। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे आता है, लोग कहते हैं कि अकबर महान था, तो फिर महाराणा प्रताप कौन था? मनोज जी देखिए सर, मेरा ये मानना है महाराणा प्रताप भी महान थे और अकबर भी महान थे। हमें चीजों को देखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा सर। हमें चीजों को आइडियली नहीं देखना पड़ेगा। 370 हटा, ये अच्छा है कि बुरा है? सर देखिए, 370 हटना अच्छी बात है, नो डाउट सर, बिल्कुल अच्छी बात है जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। लेकिन सर आप मुझे आता हूँ बिल्कुल आता हूँ। 370 जब हटना बहुत अच्छी बात है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हटा सर?
क्या प्रॉपर तरीके से 370 को लागू कर पाए, या जिस तरीके से हटा के वो चीज आज देखने को मिल रही है। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, डीमोनेटाइजेशन चला तो डीमोनेटाइजेशन में पहले कहा गया कि हम ब्लैक मनी निकालना चाहेंगे, लेकिन क्या वो उसे प्रूव कर पाए? बाद में कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन इंडिया चलाना चाह रहे थे, इसके लाइक हम ऑनलाइन कैश चलाना चाह रहे थे। जिस तरीके से ये 317 हटाए, क्या वो प्रॉपर्ली हटा? देखिए सर, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं उत्तराखंड के अंदर आके बात करता हूँ। 4 धाम की यात्रा जब स्टार्ट हुई तो एक न्यूज आपने भी सुनी होगी कि जो नॉन हिंदू है उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया जाएगा। सर, एक दोहा है जिसे कहा गया, जिसमें कहा गया, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब आप रहीमन धागे को धागे को जब आप तोड़ेंगे तो गांठ बनेगा मैम। अगर आप दोनों को अलग करने की सोचेंगे, 2022 के इलेक्शन में 80 वर्सेस 20 किसने चलाया था, क्या ये आप जानते नहीं है? आप मुझे बताइए, ईद के टाइम पे जो योगी जी, माननीय योगी जी की द्वारा जो न्यूज आई कि भैया ईद के टाइम पे जो बसपा थी वो बिजली दे देती थी और जब दिवाली होती थी तब काट लेती थी। तो ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही है? देखिए सर, मैं बोल तो रहा हूं, आज 2022 जो सिनेरियो चल रहा है, मेन मुद्दे कहीं खो से गए। आज बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, इन्फ्लेशन इतना बड़ा मुद्दा है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना सर, वो कन्वर्ट हो रहा है डेमोग्राफिक डिजास्टर में, लेकिन उस पर बात नहीं की जाएगी। माननीय मोदी जी आए, पहले तो आए नहीं, फिर उन्होंने महंगाई का जब मौज स्टार्ट किया तो वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट पे चले गए कि हमने तो सब कुछ कम कर दिया, बट स्टेट गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग। इस तरीके से देखिए सर, हमारे सबसे बड़े राजा के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो उन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए था कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो एक्सक्यूज देने लगे कि ऐसा हमने किया है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। मेरा सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है सर कि देखिए, प्रॉब्लम को एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके से नहीं रखा जाता। मैम ने कहा बीइंग अ टीचर, आई एम आल्सो अ टीचर, और मैं आपको बता दूं, सर ने कहा 300 स्कूल्स बंद हुआ, प्राइवेट स्कूल्स में जाइए, प्राइवेट स्कूल में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? दे वांट टू बिकम अ स्टूडेंट बाय लर्न बाय डूइंग, दे वांट कि बच्चा करके सीखे, लेकिन ये चीज हमें गवर्नमेंट में क्यों नहीं देखने को मिल रही है? 8 साल से आपकी अचीवमेंट क्या है? थोड़ा मनोज जी, do you know that those who are teaching in a government school, they are well qualified? Definitely, sir. They are qualified in the competition. That's why they are getting a job in a government sector. बहुत well literate होते हैं। जी सर, मैं थोड़ा सा क्लियर करा। बिल्कुल सर, देखिए, अगर कोई, चाहे मैं केवी की बात करूं, चाहे मैं बड़े-बड़े आर्मी पब्लिक स्कूल्स की बात करूं, चाहे मैं गवर्नमेंट स्कूल की, हर कोई एक अच्छा केवी कोई नहीं हुआ, आर्मी स्कूल कोई नहीं। सर, मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहता हूं। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जब आती है बहुत बड़े-बड़े वादे करती है। जब 4 धाम में भी आई तो अपने वादे उन्होंने रखे कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी। मैंने कहा ना सर, बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन सर उसे इम्प्लीमेंट करके मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं आज भी मुश्किल है सर। देखिए, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन सर मॉनिटरिंग वाली जो बात होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात होती है, वो कहीं ना कहीं आके अटक जाती है। देखिए सर, हम एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट लेवल तक कभी नहीं जाते, हम अटक जाते हैं रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई तक। बस अप्लाई के बाद हम सोचने की कोशिश नहीं करते, तो वही एक कारण है जिसके वजह से आज गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आज वो चीज नहीं देखने को मिल रहा। प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाएंगे तो दे विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज, लाइक दे हैव देयर टिंकरिंग फैसिलिटीज, दे हैव सम अदर रोबोटिक्स फैसिलिटीज। मनोज जी, योर पार्टी हैज आल्सो रूल्ड। देखिए सर, why your party जो haven't give these? सर, मैंने जब फर्स्ट बोलना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए सर, व्हिच स्टार्टेड बाय कांग्रेस पार्टी। चाहे आप आईआईटीज की बात कीजिए, चाहे आप सीएसआईआर आरएनडी लैब्स की बात कीजिए, आरएनडी लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, जहां पे लोग जाते हैं, लर्न बाय डूइंग करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करके एक वेल क्वालिफाइड, सेल्फ डिपेंडेंट, रीडिजाइन पर्सन करके निकलते हैं। लेकिन आज बताइए सर, ये कहेंगे मैम, कहेंगे हमने आईआईएम खुला है। एक बात बताइए सर, आज हर कोई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उन्हें पता है। आपने टीचर वेल क्वालिफाइड की बात की, आज आप जाके देखिए सर, जो पुराने जो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जो बड़े-बड़े नेताओं का जो विजन लेके जब इन इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया, तो आज जो सबसे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली में आपको क्यों देखने को मिल रहा है? और बाकी जो अभी खोले गए हैं उनमें सीटें खाली क्यों है? बिल्कुल मनोज जी, मैं एक प्रश्न ले लेता हूं रवि जी से, लेकिन साथ साथ ये भी कह दूं कि मद्रास रेजिडेंसी जो था, उसके बाद मंडल आयोग आया, जो रिजर्वेशन में वो आप ही की पार्टी के टाइम तो हुआ था, जो आपने कहा कि कई सीटें खाली हो गई। मैं प्रश्न ले लेता रवि सरन जी से, उसके बाद लौट के आता हूं सीमा जी आपके पास। रवि सरन जी, देखिए, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, आप कहते हैं कि सरकार के स्कूल बंद हो गए, लेकिन एजुकेशन बच्चों को प्रॉपर मिल रही है। वो पेरेंट्स डिसाइड करता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, उसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्तराखंड एजुकेशन हब के नाम से मशहूर है। रवि जी, देखिए, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आज कश्मीर के अंदर जिसका अपना झंडा होता था, आज देश का झंडा फहर रहा है, वहां पे लहरा रहा है, ये खुशी का विषय नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल लगता है। दुख ये लगता है कि जिन कश्मीरियों के नाम पे पिक्चर बना के
उसका प्रोपेगेंडा किया यानी झूठ है, उन कश्मीरियों को, यानी जो ब्राह्मण पंडितों पे मैं खत्म अत्याचार हुआ वो क्या झूठ है? मैं यही तो कह रहा हूं, यानी आप कश्मीरियों का समर्थन करते हैं? मैं यही कह रहा हूं, खत्म कर लो फिर। जो वो एक पिक्चर बनाई गई और उस पिक्चर के किनारे एक सिनेरियो बनाया गया, वही सिनेरियो आज भी उत्पन्न है और कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि साहब क्या इसके लिए भी नई पिक्चर बनेगी तब उनको न्याय मिलेगा? उनके ऊपर अन्याय हुआ था, बिल्कुल सही बात है। किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था, सबको मालूम। आज के दिन भी कश्मीरी पंडित ही मारा जा रहा है और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका 56 इंच का सीना है, अभी तो कुछ करते दिख नहीं रहे, इसीलिए उनको न्याय मिलेगा। रवि शरण जी, 56 इंच के सीने ने देश में मंदिर बना दिया, क्या ये खराब है कि बेहतर है? रवि शरण जी, पहला राम मंदिर का फैसला कोर्ट से हुआ था। अगर भाजपा ये कहना चाहती है कि वो हमने कराया था तो वो कह सकती है, क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश को तुरंत राज्यसभा का पोस्ट दे दिया। मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। वो न्यायालय का फैसला था, न्यायालय के थ्रू हुआ था, भाजपा के समय में हुआ था। क्रेडिट खाने वाली पार्टी है, क्रेडिट ले सकती है, हमें कोई एतराज नहीं। मंदिर अभी बनानी है, पहली बात। दूसरा, अब आइए जो मेन मुद्दे हैं। सरकार आती है हमेशा, कोई भी सरकार, कांग्रेस की भी हो, अगर उसने गवर्नेंस नहीं किया है तो कोई भी सरकार, आम आदमी की, मैं एज एन आम आदमी क्या उम्मीद करता हूं? गवर्नेंस की उम्मीद करता हूं। अभी आप सवाल कर रहे थे, सरकारी टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि क्वालिफाइड है, केबी में टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि क्वालिफाइड है। साहब गवर्नेंस ही नहीं है। दे आर डाइल्यूटिंग द होल सिस्टम टू डिसॉल्व, गो फॉर प्राइवेटाइजेशन। ये एक सीधी सीधी नीति है जिसने सारी कंपनियां बेच दी। कोरोना ने हमको सिखाया था कि सरकार के पास दो चीजें तो पूरी सख्ती के साथ होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। आज के दिन जो स्थिति है उसमें शिक्षा का तो सब लोग, अभी इतना सारा बहस हो गया, कहने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति भी देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य में भी कितना बढ़िया क्या काम हुआ है। मैं फिर यही कहता हूं, आईआईटी बनाया इन्होंने या उन्होंने, उससे मतलब नहीं है। आप आईआईटी क्वालिफाइड बच्चे से पूछिए कि क्या वो आईआईटी रोपड़ में एडमिशन लेना चाहेगा या डीआईटी में, आपको अंतर पता चल जाए। बिल्कुल। सीमा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूं। सीमा जी देखिए, सीधा सीधा आरोप मनोज जी और रवि जी का भी यहाँ पे आपकी पार्टी के ऊपर है कि पलायन की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि पहाड़ों में शिक्षा प्रॉपर नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। जहां तक चकबंदी की बात करते हैं, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, रिपीट भी कर दी, एक मिथक भी तोड़ दिया कि 2017 के बाद एक बड़ा मैंडेट 2022 में दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार परिसंपत्ति के बंटवारे में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। सीमा जी, शिक्षा की बात, मैं उस समय भी अपना हैंड रेज कर रही थी। आई वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट स्कूल क्लोज। मैं बताना चाहती हूँ, आप कहते हो इतने स्कूल हमने बंद करा दिए। स्कूल बंद कराने उसका रीजन जानते हैं क्या? मैंने सर्वे किया जब मैं कमीशन में थी, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन में, मैंने खुद सर्वे किया था और वो लिख के दिया था अरविंद पांडे जी को कि इस तरीके की क्या स्कूल खोल रहे हैं जिसकी ना छत है ना दीवारें हैं, ना उसमें कोई रहता है ना कोई पढ़ता है, लेकिन उसका खर्चा महीने का 2 लाख रुपए आता है। सिर्फ पेपरों में चलने वाले वो स्कूल थे, पेपरों में चलने वाले जो बंद हुए। धन्यवाद मानने के लिए कि भ्रष्टाचार हो रहा था। धन्यवाद। आपके टाइम, कांग्रेस के टाइम में था, कांग्रेस के टाइम में था। और इनके सबसे बड़े चक्राता में जहां इनके अध्यक्ष जी का रोल चलता था उस समय, वो विधायक हुआ करते थे, उनको भी लिख के दिया था मैंने कि इतने स्कूल वहां पर ऐसे पड़े हैं जहां पर खर्चा 2 लाख आता है, कौन खा रहा है ये 2 लाख रुपए हर महीने का? तो आप इन 5 स्कूल बना के एक स्कूल ऐसा तो बनाइए जहां पर बच्चे पढ़ सके, उनको सारी सुविधाएं दीजिए। इस तरीके के स्कूल बंद हुए। और आरटीई जरूर कांग्रेस इस समय क्रेडिट लेना चाहिए, हमने आरटीई बनाया, डेफिनेटली बनाया, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन था? इम्प्लीमेंटेशन हमने करना शुरू करा। 25% हर स्कूल में आरटीई बच्चा आता है, जिसमें से अगर आप कहोगे तो सो कॉल्ड 65% मुस्लिम आता है, लेकिन उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। जो एक सपना होता है किसी गरीब आदमी का कि इतने बड़े स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ ले, वो आज पढ़ रहा है आरटीई के थ्रू। 25% सरकारी स्कूल में बड़ा स्कूल मानते हैं। सीमा जी, आपने कहा कि बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल बड़े नहीं होते क्या? बड़े होते हैं। आपने कहा कि अभी मेरा बच्चा आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल पढ़ रहा। जो प्राइवेट स्कूल, आपने कहा एजुकेशन हब है देहरादून, यस, आपको एजुकेशन हब है, तो यहाँ एजुकेशन हब, यहाँ पे दूर जैसे स्कूल है, यहाँ वेलन जैसे स्कूल है, यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल है जिनको तो बहुत भी देखती है, तो गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं उनके भी नाम पूरी कोशिश करी आप गवर्नमेंट स्कूल्स को भी उस लेवल पे लाके दिखा दे। और हमारे नए दृष्टि जो हमने बनाया है, जो क्या कहते हैं नया दृष्टिकोण, उसमें भी हमने यही लिखा है दृष्टि पत्र में कि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को हाईटेक बनाना है। बिल्कुल हाईटेक बन जाएगा सारे गवर्नमेंट स्कूल, हर जिले में 3 गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे जो हाईटेक होंगे, जिसको प्राउड फील करेंगे लोग। लेकिन मैंने कहा ना सर, बदलाव आता है धीरे धीरे, और हमारे मोदी जी का ये मिशन है कि बदलाव लाओ, बहुत जल्द बदलेगा हिंदुस्तान, बदलेगा और बहुत जल्द उत्तराखंड की नीति बदलेगी, इंतजार करिए। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सीमा जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीजेपी लेके आती है, कहीं ना कहीं इस पर वर्कआउट करती है, बच्चों के बेहतरी के लिए काम करती है। उत्तराखंड को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए हैं, दरअसल में उन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत कम थी, उनको मर्ज कर दिया गया, बंद नहीं किया गया, उनको मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे स्थिति ये हो रही थी कि अगर एक स्कूल में 3 बच्चे हैं तो 3 टीचर हैं, उनको आज एक सेंट्रल लोकेशन में मर्ज किया, इसलिए उन स्कूलों की संख्या कम हो गई। मनोज जी देखिए सर, पहले तो मैं बता दूं, जब मैम ने स्टार्टिंग की तो प्राइवेट दून स्कूल दवेलम का नाम लिया, गवर्नमेंट का मैम से निकला नहीं। मैं 2-3 याद दिला देता, जीयूपीएस आरागर आपके बगल में है, जीजीआईसी राजपुर रोड में है, आरपीएमबी है, काफी सारे रेस्ट कैंप जीयूपीएस, आप वहां जाके देखिए बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद जीयूपीएस, मैं आपको आइडिया देता हूं, मैं खुद जीयूपीएस रेस्ट कैंप जाता हूं। देखिए आप जो कह रहे थे कि ना कि हम वेल क्वालिफाइड स्कूल बना रहे हैं, सारी फैसिलिटीज वहां पर, देखिए अभी आपको सरकार बने हुए 2 महीना हुआ है, लेकिन आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पा रहे। क्या क्या कर्मचारियों के बीच में चल रहा है, किस तरीके से एजुकेशन फैसिलिटीज है। देखिए 2022 में तो मोदी जी ने कहा था कि 2022 आने वाला आदर्श देश बनेगा, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, उस समय 2 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाएगी, हर गरीब इंसान को घर मिलेगा। वो तो पूरा हुआ नहीं, बट उत्तराखंड में आपने कहा कि 2025 तक एक आदर्श प्रदेश आप बना के देंगे। लेकिन 4 धाम यात्रा में क्या चीज हो रही है वो हमें देखने को मिल गई है मैम। जब 26 लोगों से ज्यादा वहां मर गए, मेडिकल फैसिलिटीज आपके वहां काम नहीं आई मैम। आप इलेक्ट्रिसिटी, केदारनाथ के द्वार खुलने से पहले आपकी 8 घंटे से पहले बिजली चली गई, किस तरीके से हालात चल रहे हैं मैम। देखिए बोलना बहुत इजी होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने गलत बोला, आपने बहुत सही बोला मैम। आपकी सरकार जब आई, आपने काफी अच्छे वादे किए, नो डाउट मैम, लेकिन मैं वही कहता हूं जो इंप्लीमेंटेशन वाली जो बात हो जाती है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है मैम। आप क्या करेंगे जब 8 घंटे बिजली गई, आपने कर्मचारी को हटा दिया, हटाना एक डिसीजन सही था या फिर उस चीज को ठीक करना ज्यादा अच्छा डिसीजन था? आज भी लोगों को प्रॉब्लम करने को मिल रही है। एजुकेशन की आप बात करें, देखिए एजुकेशन चाहे आप गांव में जाके देखिए, चाहे आप शहर में आके देखिए, हम हमेशा जो करने का एजुकेशन हब, ऐसा एजुकेशन हब जो है ना, वो प्राइवेट स्कूल को देखिए बोला गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सीमा है। सीमा जी, मनोज जी, रविशरण जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताते चले कि उदयपुर नव संकल्प ऐलान के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा यह भी कहा गया कि डॉलर की कीमत 77.50 हो गई है, और 1942 में गांधी जी ने कहा था कि भारत जोड़ो 2022 में उदयपुर इसी पे वर्क करेगा। हालांकि सीमा जी ने कहा कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं धारा 370 हटाई है और मंदिर का निर्माण किया है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।